अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया अटक शेख नासिर महमूद साहब। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि ये हमारे और हमारे नाज़रीन को अपना सियासी पस मंज़र बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शबीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया कि मैं अपने कुछ आइंदा के प्रोग्राम और अपने बल्दिया के हवाले से कुछ ख़यालात आवाम के साथ शेयर कर सकूं। मेरे जहाँ तक सियासी पस मंज़र का सवाल है तो मैं अटक में एक बिज़नेस घराने में जिसका ताल्लुक़ कारोबार से है और एक सियासी घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब तकरीबन 6-7 दफ़ा बल्दिया अटक के कौंसलर मुंतखब हुए और फिर बाद में वाइस चेयरमैन भी रहे इस बल्दिया अटक के। और इस हवाले से मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जिसका एक बेदाग सियासी कैरियर है और जिस घराने का और बिज़नेस के हवाले से भी हमारी अल्लाह के फजल व करम से एक बहुत अच्छी शोहरत है। और फिर वालिद साहब के इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों की मेहरबानी से और मेरे कायद जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब और मुस्लिम लीग नून के भी मैं बड़ा मशकूर हूँ और अपने कायद जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया और पार्टी के प्लेटफार्म से मुझे प्रपोज़ किया और अल्लाह ताला ने की मेहरबानी के बाद अटक शहर की आवाम की मेहरबानियों से मैं बल्दिया अटक का चेयरमैन मुंतखब हुआ। उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने हमारे इदारों को, हमारे बल्दियात के सारे सिस्टम को ही गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर सस्पेंड कर दिया। फिर हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें रिलीफ दिया गया और फिर मैं दोबारा अपनी सीट पर आपके सामने बैठा हूँ। कारोबार, सियासत, घोड़सवारी आप इकट्ठे चला रहे हैं। शेख नासिर महमूद आखिर है क्या? बेसिकली कारोबार जो है आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपने बच्चों के पेट पालने के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है। तो उस हवाले से वो भी आजकल तो इन दिनों में जब मुझ पर ये ज़िम्मेदारियाँ आयद हुई तो फिर अब मेरे भाई माशाल्लाह से मैं भी उसमें उनके साथ हाथ बटाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे भाई मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है तो वो तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि वो तो मुझे इनहेरिट में भी मिली है और एक अवाम की खिदमत करने का जज्बा ज़बाना तलब इल्मी से ही था, तो अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो जहाँ तक घोड़सवारी का ताल्लुक़ है वो मेरा पैशन है, वो मेरा शौक़ है, वो मेरा जुनून है। और इस वक्त भी अल्लाह के फजल व करम से 4 घोड़े मैंने रखे हुए हैं। अभी रिसेंटली हमने 2-4 मुकाबलों में भी हिस्सा लिया इस सीज़न में भी, और 4 तारीख को 4 दिसंबर को इंशाल्लाह फिर एक मुकाबले में हिस्सा लेंगे। वो मेरा एक शौक़ है। बतौर चेयरमैन जो अवामी खिदमत का जज्बा लेकर आप आए हैं उस एजेंडा पर कितने कामयाब हुए हैं? देखें जी, मैं इस सिलसिले में अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे, मैं पहली दफ़ा ही जब आवाम के सामने मैंने अपने आप को पेश किया तो अपने कायद की हिदायत पर मैंने अटक शहर में एक ग्रुप बनाया बल्दिया अटक के कौंसलर्स साहिबान का, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और मैं बल्दिया अटक का पहली दफ़ा ही कौंसलर मुंतखब हुआ। पहली दफ़ा ही अल्लाह ताला ने मुझे मेहरबानी फरमाई अल्लाह ताला ने। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में कामयाबी दी, मुझे इस सफ़र के दौरान भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबियाँ दी। मैं अपने लास्ट टेन्योर के हवाले से बात करूँगा। मैंने इस शहर की
स्ट्रीट लाइट्स का असर नो जब पिछले 2-2.5 साल हमने काम किया तो उसमें मैंने असर नो सारी रेनोवेशन करवाई थी, जो अब बदकिस्मती से 2-2.5 साल कुछ माह जो हम नहीं थे 20-25 मंथ उसमें उसका फिर बुरा हाल हो गया है। अब फिर पूरे ज़ोर शोर से मैं उस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे शहर में पानी का बहुत मसला था, तो वो मैंने इस शहर में 3-4 नए ट्यूबवेल्स लगवाए। मैयत बस के हवाले से हमारे लोगों को परेशानियाँ थीं, तो जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब की मेहरबानी से और उन्होंने अपनी खुसूसी ग्रांट से मुझे फ़ंड दिया, तकरीबन 85 लाख रुपया बल्दिया अटक को दिया, जिसमें से फिर हमने एक मैयत बस ख़रीदी। इसके अलावा आपको याद होगा कि उन दिनों जब हम पहले आए थे तो यहाँ पे लोड शेडिंग का तो प्रॉब्लम था ही, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला था जब हमारे शहर के ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो ट्रिप कर जाते थे। तो फिर मैंने उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो मैंने अपने कायद से ये गुजारिश की, तो उन्होंने पूरे शहर में ट्रांसफार्मर्स की रेनोवेशन करवाई। बिजली की जो मसला बहुत हद तक जो ओवर ट्रिपिंग थी वो हल हुआ। इसके अलावा 5 या 6 ट्रॉलीज़ पर 200 kV के हमने ट्रांसफार्मर फिट करवाए, जो अब यहीं कहीं भी ब्रेक डाउन होता है तो फ़ौरन हमारी ट्रॉलीज़ पहुँच जाती हैं। शहर में सड़कों का जब हम आए तो बहुत बुरा हाल था उसमें मैंने जहाँ पे पैच वर्क की ज़रूरत थी पूरे शहर में मैंने वो करवाया, गलियाँ नालियाँ जो हैं वो रिपेयर करवाई। तो इसके अलावा जो मैं एक सबसे आपने जहाँ तक ज़िक्र किया ना जी कि मेरी अचीवमेंट्स के बारे में सियासी सफ़र की, तो एक जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया वो पिछले टेन्योर में मेरा जो जिसके बाद इदारे डिज़ोल्व हो गए थे, वो ये था कि मेरी शुरू से एक शबीर साहब कंसंट्रेशन थी कि हमें इदारों को मजबूत करना चाहिए, ना कि शख्सियात को। शख्सियात, और आज इस कुर्सी पे शेख नासिर बैठा हुआ है, इससे पहले भी बहुत से लोग मेरे प्रीडिसेसर यहाँ पे काम कर चुके हैं, मेरे बाद भी लोग आएंगे। तो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए इदारों को मजबूत करने के लिए, और इदारे तब मजबूत होते हैं जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। स्पेशली जो म्यूनसिपल सर्विसेज के इदारे होते हैं, म्यूनसिपल कमेटी है या जो टाउन्स कमेटी होती हैं, जब तक ये फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग होंगे, अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे। उस सिलसिले में मैंने जो इक़दामात किए उसमें मैंने सबसे पहले ये फोकस किया, और ये मुझे जो गाइडलाइन और जो मुझे जो मिली, ये जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब का विजन था। वो भी जिस दौर में आए तो ये जो आपके सामने बल्दिया अटक के सामने शॉप्स बनी हैं रेंटल प्रॉपर्टी, तो वो फिर मैंने अपने दौर में उस वक्त तकरीबन 200-250 नई शॉप्स बनाई, जिससे आज तक जो है वो रेंटल प्रॉपर्टी आ रही है। और मज़े की बात ये है कि उस पर हमने बल्दिया अटक के फाइनेंस पे बोझ नहीं पड़ने दिया, वो हमने लोगों के जो एडवांस लिए थे उन्हीं पैसों से हमने शॉप्स तामीर करवाई, और आज तक जो है हमारा इदारा जो है वो बड़ा सेफली इन इनकम्स की वजह से काम कर रहा है। तो ये मेरी मुख्तसरन, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मैं ज़िक्र करूं तो शायद पूरा इंटरव्यू आपका इसी में गुजर जाए, लेकिन मेरा ये विजन है कि मैं चाहता हूं कि इदारे मजबूत हों ताकि आने वाले वक्तों में हमारे ये इदारे जो है बेहतर सर्विसेज लोगों के लिए काम दे सकें। मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती इदारों की खुद मुख्तारी का जो वादा किया था वो पूरा किया है या नहीं? इस सिलसिले में मैं क्या कहूँ, अवाम बेहतर जानते हैं उन्होंने बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए क्या काम किया। जो इदारे फंक्शनल थे उनको सिर्फ इस बुनियाद पर डिज़ोल्व कर दिया गया कि वो उनमें से अक्सरियत जो चेयरमैन्स थे वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आए हुए थे, और हटदर्मी सियासी अना सिर्फ उसकी बुनियाद पर, जैसे कि बाकी मुख्तलिफ इदारों में भी हटदर्मी और सियासी अना को तकवीयत देने के लिए, और एक जो वो इंसान में होती है ना मैं, उस मैं को की सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों को डिस्टर्ब किया गया। इदारे सर्विसेज दे रहे थे उनको डिज़ोल्व किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि गैर आइनी तौर पर
गैर कानूनी तौर पर उनको डिज़ोल्व किया। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इदारे बहाल कर दिए, उनको 7 माह तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद, अभी पिछले दिनों हमारे चीफ सेक्रेटरी साहिबान दोनों साबका भी और मौजूदा भी मौजूद थे, तो अदालत ने कहा कि क्यों ना मैं आपको जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्यों ना मैं आपको जेल भेज दूं कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हुए हैं, आपने लोगों से उनका आईनी हक छीना है और अवाम ने जिनको मुंतखब किया आपने उनको घरों में भेज दिया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप जो है वो 7 माह की ताख़ीर जो है उसकी डे टू डे आप मुझे जवाब दें कि आज क्यों नहीं इदारे बहाल किए थे, कल क्यों नहीं किए, परसों क्यों नहीं किए, हर दिन का मुझे हिसाब चाहिए। तो इस हवाले से ये आपके सामने है। बाकी इदारों को देखें, ज़िला कौंसल को इन्होंने एक इतना प्यारा कॉन्सेप्ट था ज़िला कौंसल का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, उसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। लोगों को, पूरे ज़िले के लोग दर बदर धक्के खा रहे थे, बल्कि लोग अपने पानी, बिजली और इनकी छोटी छोटी ज़रूरियात के तहत भी सारा दिन धक्के खाते थे। क्योंकि देखें, जो नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट ही बहुत गलत है कि आप किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को उठाकर एक सरकारी मुलाजिम उसका सरबराह बना दें। उसने एक सरकारी मुलाजिम को और जो हो भी एडिशनल चार्ज, उसको क्या इंटरेस्ट होता है कि आज किसी के घर पानी गया है कि नहीं गया, आज किसी वार्ड में स्ट्रीट लाइट जली है कि नहीं जली। उनका ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है और उन पे अपनी ड्यूटीज़ का बड़ा बर्डन होता है, उनके अपने बड़े काम होते हैं। एक डिप्टी कमिश्नर ने पूरे ज़िले को चलाना होता है, उसको जो आप एक ज़िला कौंसल, तहसील कौंसल और म्यूनसिपल कमेटी और वो तहसील कौंसलें और टाउन कमेटियों के उनको बैक वक्त आप चार्ज दे देते हैं, तो उन्होंने क्या आवाम को सर्व करना था? एक आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है? तो मैं इस हवाले से कहता हूँ कि ये बल्दियाती इदारों की आप तो खिदमत की बात कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट ने तो शबखून मारे हैं और ये इन्होंने इलेक्शन कोई नहीं करवाने। ये 2019 का एक्ट बनाया, उसके तहत इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, 2-2.5 साल गुजर गए। इन्होंने अपने साथ ये वादा किया हुआ है कि हमने गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी को बढ़ाना है और अवाम से उनके बुनियादी हकूक़ छीनने हैं। मौजूदा जो बल्दियाती इदारे बहाल हुए हैं, बहुत कम अरसा आपके पास रह गया है, इसमें आप आवाम की क्या खिदमत कर पाएंगे? देखें जी, मैं अभी तो हमारा केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हमने उसमें ये सबमिशन हमारी यही है ऑनरेबल कोर्ट के सामने। और इस इंटरव्यू के हवाले से मैं बहसीयत पूरे पंजाब के चेयरमैन्स के एक अदना सा कारकुन होने के हवाले से ये गुजारिश करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हमें हमारा जो टेन्योर छीना गया था, जो हमसे, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे चुकी है। एक तो ये है कि हमारा वो टेन्योर हमें जो है वो वापस दिया जाए और हमें काम करने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद 31 दिसंबर को हमारा टेन्योर जो है वो, जो पिछला साबका टेन्योर था जिसमें से 24-25 माह जो हैं वो डिसकंटिन्यू भी थे, उसके बावजूद मैं एक एक दिन को अल्लाह ताला की तरफ से अता किए हुए अवाम की खिदमत के जज्बे को लेकर एक एक दिन गुजारता हूँ। कल रात मैं 8 बजे ऑफिस से गया। इसमें मैं अगर न जिक्र करूँ अपने बल्दिया अटक के अमले का, जो आधी आधी रात तक मेरे साथ चक्कर लगाते हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ का, स्ट्रीट लाइट्स का विज़िट करते हैं, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि मैं उनका जिक्र ना करूं। और मैं सुबह से लेकर रात तक अपने आप को पेश किया हुआ है। एक एक दिन को अपने अल्लाह की तरफ से अता किए हुए इस मैंडेट को, अवाम की मेहरबानियों से अता किए हुए इस मैंडेट को अवाम की अमानत समझकर गुजारता हूं और सुबह से लेकर शाम तक न सिर्फ ऑफिस में बल्कि फील्ड्स में भी जाकर एक एक दिन को कीमती समझकर मैं काम कर रहा हूं। जी, अटक शहर के अवाम और कौंसलर हज़रात आपको पसंद करते हैं, फिर वो कौन से अवामल हैं कि आपको दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ा? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये एक्चुअली उस दिन हमारे हाउस का एक इजलास था
तो मेरे काउंसलर्स साहिबान ने कहा कि एक हमारे बड़े ही बुज़ुर्ग काउंसलर हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हाजी मलिक जावेद अख्तर साहब, वो बहुत अरसे से बहुत पुराने अवाम की खिदमत वो कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि एक उन्होंने अपनी तरफ से मशवरा दिया, उन्होंने कोई करारदाद नहीं लाई, उन्होंने मेरा बड़ा भाई होने की हैसियत से मुझे ये मशवरा दिया कि हो सकता है कि 2-2.5 सालों में, उसमें अपोजिशन के अरकान भी हैं, उसमें हमारे साथ बैठे हुए काउंसलर साहिबान भी हैं जिनके पास अवाम का मैंडेट है और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका हक है। तो उन्होंने कहा कि आप और ये मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि क्या पता है 2-2.5 साल में नासिर भाई आपके पास लोगों का एतमाद ना रहा हो, काउंसलर्स का एतमाद ना रहा हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों का एतमाद। और फिर मैंने फ़ौरन अपनी सीट छोड़ दी। मैं तो हर वक्त हर इजलास में ये कहता हूँ कि मुझे अगर एक दिन भी, 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी अगर अवाम का और मेरे मुअज़्ज़ज़ काउंसलर साहिबान का एतमाद हासिल ना रहा तो मैं इस सीट पर 1 मिनट भी बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने फ़ौरन, जब मैंने ये बात सुनी, मैंने फ़ौरन उनकी राय का बड़ा एहतराम किया और मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये राय दी, इसलिए कि अवाम के सामने एक दफ़ा फिर ये बात खुल के सामने आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों पर अवाम का भरपूर एतमाद है। ये मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ और मैंने फ़ौरन अपनी सीट छोड़ दी, मैं पिछले बेंचेस पर चला गया और मैंने कहा कि अगर आप मुझे एतमाद का करारदाद नहीं आई, अगर आपका मुझे एतमाद रहा तो मैं दोबारा उस सीट पर बैठूंगा, नहीं तो मैं एक आम काउंसलर की, हम खैर से 2 भाई काउंसलर हैं, मैं एक आम काउंसलर की हैसियत से जिस पर आप एतमाद करेंगे और जिसको आप हुक्म करेंगे मैं अपना वोट उसके हक में दे दूंगा। लेकिन मैं बड़ा मशकूर हूँ तमाम काउंसलर्स का और अपने अटक की आवाम का कि मुझे दोबारा पूरे ऐवान ने अपना यूनानिमसली मुझे दोबारा मुंतखब किया और दोबारा मुंतखब नहीं किया, दोबारा मुझ पर एतमाद का इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इखलाकी जवाज़ होता है और होना चाहिए। हर इदारों में जो सरबराहान बैठे हैं उनको वक्तन फ़वक्तन ये देखना चाहिए कि हमें ऐवान का एतमाद हासिल है कि नहीं, और इसी तरह जमहूरियत मजबूत होगी। ये जमहूरी तकाज़े हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है कि जब तक कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरह एक दफ़ा लोग अगर आपके झूठे वादों और झूठी तसलियों से और गलत बयानियों से आपको अगर बिठा देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चिपके रहें उस इदारे से। आप एतमाद का वोट लें और पता चले कि अवाम आपके साथ हैं कि नहीं। चेयरमैन बल्दिया अटक यानी आप और वाइस चेयरमैन बल्दिया अटक तैरवान के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, इसमें किस हद तक हकीकत है? बात यह है कि पहली बात यह है कि कोई ऐसी बात नहीं है इख्तलाफात की। हाँ, ये जमहूरियत का हुस्न है और हर आदमी को अपनी राय देने का बुनियादी हक है और इश्यूज़ टू इश्यूज़ आपके इख्तलाफात नहीं होते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। आप कहते हैं कि ये अगर हम बाईं तरफ जाएं तो हम मंजिल मकसूद पर बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं, और कोई कहता है कि मैं दाएं तरफ से जाऊं तो शायद मैं जल्दी और बेहतर तरीके से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता हूं। तो उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में, अच्छा इसकी एक और मेरे ख्याल में जो लोगों में फ़ौरन तासर चला जाता है इन चीज़ों का, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जमहूरी तकाज़े पूरे ही नहीं किए गए, जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया गया ताकि लोगों को पता चले कि जमहूरियत का क्या हुस्न होता है। जमहूरियत का यही हुस्न है कि हर आदमी आपसे इख्तलाफ राय अगर रखता है तो उसका इजहार करे, और मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे इस ऐवान में ऐसे काउंसलर्स और ऐसे साथियों का अल्लाह ताला ने अता किए हैं कि जो कदम कदम पे मेरे साथ मुख्तलिफ उमूर पर इख्तलाफ भी करते हैं, और कभी मैं उनको कन्विंस कर लेता हूँ, कभी वो मुझे कन्विंस कर लेते हैं,
और यही वजह है कि हम जब भी आते हैं, 2 दफ़ा हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम जब भी आते हैं इस बल्दिया तक को एक अच्छे ट्रैक पर डाल देते हैं। उसकी वजह यही है कि हम अपने इजलासों में, हम अपने मीटिंग्स में खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं और खुल के एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, जिसको कि लोग समझते हैं कि शायद ये आपस में लड़ रहे हैं या इनका आपस में इख्तलाफ है। ऐसी कोई बात नहीं, हम बड़ा स्मूथली काम कर रहे हैं। एक इतला है कि वाइस चेयरमैन बल्दिया अटक का बेटा आज़ान मलक सरकारी काम में मुदाखलत कर रहा है। अगर ये इतला दुरुस्त है तो बतौर चेयरमैन आप इसको किस तरह रोक पाएंगे? इस तरह है जी कि मैंने ये बात भी आप तक, वो मैं चूँकि आप उसकी लाइव कवरेज कर रहे थे, वहीं से आपने पिक की होगी कि आप साफ़ी माशाल्लाह इस मामले में बड़े तेज़ होते हैं और ये आपकी प्रोफेशनल, मैं समझता हूँ, ड्यूटीज़ में भी शामिल है कि आप जो भी चीज़ हो आवाम के सामने लाएं। तो उसमें ये था जी कि हमारे एक मोज़र कौंसलर ने ये एतराज़ उठाया, उनके नॉलेज में ये चीज़ लाई गई, तो उस ज़मन में मैंने फिर वापस आकर तहकीक की कि मुझे वहाँ पे ये बात हुई कि कोई रिटन ऐसे ऑर्डर्स मौजूद हैं कि उन्होंने कहीं पे साइन किए और वो गालबन किसी रेडी वाले का सामान वापस करना था। तो उस हवाले से कहा गया कि वो मुझे नहीं पता, ये बात वही बेहतर बता सकते हैं कि कैसे उनके नॉलेज में आई, बट मैंने जब तहकीकात की या वापस आकर पता किया तो ऐसी कोई बात नहीं थी, रिटर्न उनके ऑर्डर्स मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में भी और उनकी मौजूदगी में भी उनका बेटा यहाँ पे आते हैं। उनके अपने ज़ाती कामों के सिलसिले में वो अपने वालिद को असिस्ट करते होंगे, लेकिन मेरे नॉलेज में कम से कम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उन्होंने कहीं पे इदारे में कोई मुदाखलत की हो या ऐसी कोई चीज़ हो। ज़्यादातर अमूर जो हैं वो मैं ख़ुद देखता हूँ और वक्तन फ़वक्तन हम अपने काउंसलर्स को और दूसरे लोगों को मुख्तलिफ़ कमेटीज़ में और उसमें डालते रहते हैं। तो एज सच जहाँ तक हमारे बेटे मैंने एक, देखें जी, ये कॉन्सेप्ट चला था तो मैंने एक दिन वहाँ पे भी मैंने कहा, बात ये है कि बेटे सबके सांझे होते हैं जी, बच्चे और बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं और वो भी हमारा भी बेटा है और सारे हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो हमारे दोस्त भाई तशरीफ़ लाते हैं वो हमारे भाई हैं और लोग मुख्तलिफ़ हवाले से अपनी तजावीज़ भी देते हैं। हो सकता है किसी मीटिंग में उन्होंने अपने वालिद को या किसी को कोई तजवीज़ दी हो तो दी हो, ऐसी कोई मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि इदारे में उनकी कोई ऐसी मुदाखलत हो या कभी उन्होंने कोई रिटर्न या वैसे कोई ऑर्डर इशू किया हो, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। अक्सर आवाम को ये शिकायत है कि नक्शा दुकान का हो या मकान का, पास कराने के लिए रिश्वत देना पड़ती है। आप बतौर चेयरमैन कहाँ तक इत्फाक करेंगे? शबीर साहब, बात यह है मैं इस सिलसिले में पहले तो मैं अपनी मौजूदगी में अपनी बात सबसे पहले करूँगा, क्योंकि देखें जब आप किसी पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं या किसी का बारे में ज़िक्र करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मिसाल देनी चाहिए। अल्लाह के फजलो करम से मैं, मेरी टीम, मेरे दोस्त एक पेनी के भी, एक पाई के भी किसी के रवादार नहीं हैं। जहाँ तक आपने बात की, ये कॉन्सेप्ट लोगों में पिछले दौर में ये रहा, उसकी मेन वजह ये थी कि जो हमारे मौजूदा ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इनके प्रीडिसेसर्स जो थे, इनकी बहुत सारी पेंडेंसी थी नक्शों के हवाले से। मुख्तलिफ़ अदवार में एमओ और प्लानिंग्स जो हमारे थे तब्दील होते रहे, उनके पास मुख्तलिफ़ चार्ज रहे मुख्तलिफ़ एमसीज़ के, तो वो अपनी सही तरीके से, वजह वही बता सकते हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सके और पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके हवाले से लोगों की मुख्तलिफ़ शिकायत हैं कि शायद किसी दौर में उनसे, पिछला जो हमारी गैर मौजूदगी का दौर था उसमें शायद किसी ने लोगों से कुछ डिमांड की हो, कुछ ऑफिसर्स ने, लेकिन मौजूदा जो मेरा एजाज साहब हैं, हमारे म्यूनसिपल ऑफिसर्स प्लानिंग, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट मैन। मैंने उनको बड़े उससे देखा है करीब से और वो बड़े एक कॉम्पिटेंट और मंजे हुए अफसरों में से हैं और लकीली, खुशकिस्मती से मेरा जो मेरे साथ बतौर चीफ़ ऑफिसर काम कर रहे हैं फरीद वड़ाई साहब,
वो भी बहुत एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो अल्लाह के फजल करम से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अगर किसी बंदे के पास, किसी शहरी के पास ऐसा कोई मवाद है, कोई सबूत है, और क्योंकि इल्ज़ाम तो आप किसी पे भी किसी वक्त लगा सकते हैं, अगर कोई सबूत है तो मैं बैठा हूँ, इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई होगी। और मुझे यकीन है ये एक कॉन्सेप्ट लोगों में गया है पेंडेंसी के हवाले से, और हमारी गैर मौजूदगी में जो मामलात शायद हुए हों तो उसमें किसी ने कुछ, मेरे इल्म में नहीं है, कम से कम कोई स्पेसिफिक केस नहीं आया, बट मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। हम वो पेंडिंग नक्शों को और उन ड्राइंग्स को, कमर्शल्स को हम डेली बेसिस पे निकाल रहे हैं, और लेकिन उसमें टाइम लगेगा। 550 नक्शा तकरीबन पेंडिंग है, 550 ड्राइंग। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ इन्होंने इदारे तबाह कर छोड़े हैं। वो बल्दिया अटक जिसमें मैं और मेरी टीम, मेरे मोअज़्ज़ज़ कौंसलर साहिबान, मेरे साबका CEO MO प्लानिंग, हमने मिलके शबो रोज़ लगाकर, आपके भी इल्म में है, शबो रोज़ लगाकर हमने पेंडेंसी ज़ीरो की थी। और जब इदारे में कोई अवाम का नुमाइंदा, अवाम से मुंतखब किए हुए लोगों को गैर आइनी तौर पर घर भेज दिया गया तो इदारों का फिर ये हाल होता है। जब आप उठा के इख्तियारात जो हैं उन लोगों के पास, उन लोगों को दे देते हैं जिनको दे डोंट बॉदर अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक। उनको क्या है उनके तो 10-10 चार्ज उनके पास हैं और वो अपनी ज़िंदगी का स्टेटस एंजॉय करते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है कि आवाम के लिए दिन रात काम करें या मेहनत। ये मैं नहीं, ये जनाब शबीर साहब, ये मैं आपकी खिदमत में बहुत मुअद्दबाना अर्ज़ करूँगा और अटक की आवाम को ये पैगाम दूंगा कि आप, और पूरे पाकिस्तान की आवाम को, पंजाब को ये पैगाम दूंगा कि आप अपने हकूक़ की जंग लड़ें, अपने नुमाइंदों के हकूक़ की जंग लड़ें। और ये मैं नहीं हूँगा, इस सीट पे कोई भी बैठा होगा, जब वो अवामी नुमाइंदा होगा तो वो अवाम की बात करेगा। मैं सारा दिन, आज हमारी तकरीबन 2.5 घंटे मीटिंग चली है पानी के वाटर रेट्स और इनके हवाले से। मैंने 10 दफ़ा अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने CEOs के साथ, और मैं, मेरे साथ मेरी टीम में 1-2 कौंसलर साहिबान भी थे, हमने 10 दफ़ा उनसे इख्तलाफ किया है कि ये आप गलत साइड पे जा रहे हैं, ये आप आवाम के साथ अगर ऐसा करेंगे तो आवाम के साथ ज़्यादती होगी। हमने ये नहीं करना, हमने इदारे को स्ट्रेंथन करना है, हमने लोगों से बकाया जात लेने हैं, लेकिन हमने अपनी आवाम के साथ ज़्यादती नहीं होने देनी। तो मैंने कदम कदम पे उसका, तो ये फ़र्क होता है अवामी नुमाइंदों के दरमियान और एडमिनिस्ट्रेटर्स के दरमियान, हाँ वो किसी इदारे में भी हों। जब आप मुल्क में देखें जी, मार्शल लॉ को क्यों बुरा कहा जाता है, डिक्टेटरशिप को क्यों बुरा कहा जाता है, कि वहाँ पे एक शख्स बैठ के अपनी मनमानी करता है, वो अपनी मर्जी से बादशाह की तरह हुक्म चलाता है, जबकि अवामी नुमाइंदे को ये पता होता है कि मैंने 4 साल 5 साल के बाद अवाम के पास जाना है। और दूसरा ये है कि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आजकल तो एहतसाब और आपका जो आपसे सवाल कर सकता है, एक आम शहरी भी इंटरनेट के ज़रिए आपकी पोस्ट आप लगाते हैं तो नीचे वो लिखता है कि फ़लाँ जगह पर आग पर देखो क्या हाल हुआ है। तो ये फ़र्क है जी। अटक के शहरियों को साफ पानी फराहम करने के लिए इस वक्त कितने ट्यूबवेल वर्किंग पोजीशन में हैं? देखें जी, मुझे उनके नंबर्स का तो एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है, वो इस वजह से कि पिछले जब मैं काम कर रहा था तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा था। अभी थोड़ा सा ये मसला बना है कि 2-2.5 साल हम नहीं थे तो कुछ ट्यूबवेल्स हमारे दोबारा जिनकी रेनोवेशन भी की थी वो ट्यूबवेल फंक्शनल नहीं हैं। तो 20-25 के करीब हमारे जो वाटर पंप्स हैं वो मुख्तलिफ उस पर काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया इस ज़िमन में कि हमारा इस वक्त पानी कमिंग 2-3 सालों में, आने वाले 2-3 सालों में पानी का बहरान अटक में बनेगा। उस सिलसिले में मैंने पिछले टेन्योर में भी 4 ट्यूबवेल नए लगवाए जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब की ग्रांट से। उन्होंने मुझ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर पे बवसातत शेख आफ्ताब अहमद, हमने बल्दिया अटक और अटक के शहरियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। मुझे बड़ी ग्रांट्स उन्होंने दी और काम करवाई, जिसमें 4 नए ट्यूबवेल उन्होंने लगवाए, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर उन्होंने पानी की पाइपलाइन मुझे दी
और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हमने नए इंस्टॉल किए थे। और अभी फिर मैंने, हालांकि मुझे पता था कि ये बर्डन मेरे पे नहीं आना, तो मैंने उसके बावजूद मुझे ये भी था कि शायद मैं 1 माह के बाद घर चला जाऊं, लेकिन उसके बावजूद मैंने 2 नए ट्यूबवेल अभी मंजूरी ली है और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द टेंडर में जा रहा हूं। 1-2 दिनों में मैं वो इंशाल्लाह नए ट्यूबवेल भी इंस्टॉल कर रहा हूं, ताकि हमारी वाटर सप्लाई जो है वो बेहतर पोजीशन में रहे। अल्लाह ताला ने अगर मेरी एक्सटेंशन हो गई तो मेरा ये टारगेट है कि मैं 4-5 नए ट्यूबवेल्स लगवाऊँ, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाऊँ। हंगामी बुनियादों पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं 30 दिसंबर तक बैठता हूँ या मुझे एक्सटेंशन मिलती है, नहीं मिलती, मैं इंशाल्लाह करके जाऊँगा इंशाल्लाह। एक तहसर है कि बल्दिया अटक के मुलाजमीन अफसरान के घर में काम करते हैं और असल फ़राइज़ अपने अंजाम नहीं देते, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वो इस वजह से कि ये अवाम का हक है कि वो ऐसी चीज़ों को जाने, और अवाम कैसे जान सकती हैं? वो आप लोगों की वसातत से। पहली बात ये है कि शेख नासिर वो चेयरमैन है जिसके घर पे एक भी मुलाजिम नहीं है। बल्दिया अटक का ड्राइवर गाड़ी ज़रूर ड्राइव करता है, क्योंकि मैं सारा दिन मेरे मसाइल होते हैं, मैंने दफ्तर में बैठना होता है, कभी किसी ऑफिसर को मैं अपनी गाड़ी दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये काम करें आप, उसके लिए एक ड्राइवर सिर्फ मेरे साथ बल्दिया अटक का काम करता है। बाकी बल्दिया में बैठने वाला मेरा स्टाफ है। उसके अलावा ना हमारे किसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, न किसी मोतबर से मोतबर, सीनियर से सीनियर काउंसलर हैं, न किसी काउंसलर के घर, न किसी सियासी ऐसे बड़े वडेरे के घर या बड़े के घर हमारा बल्दिया अटक का। मेरे टेन्योर में कम से कम, मैं जब भी रहा हूँ, मेरे टेन्योर में इंशाल्लाह ये चीज़ मैं इसको बड़ा स्ट्रिक्टली देखता हूँ। और इस दफ़ा आपको चंद दिन पहले याद होगा कि मैंने और सीओ साहब ने यहाँ पे पूरे एक मुलाजिम को बुलाकर उसके शनाख्ती कार्ड चेक किए कि आया कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं डेली वेजेस पे या किसी जगह पे कोई ऐसी एडजस्टमेंट हुई हो। उसके अलावा रात को, दिन को मैं उनकी खुद ड्यूटी चेक करता हूँ, बल्कि हमारी वीडियोस आती रहती हैं, शेयर करते रहते हैं, सीओ साहब चेक करते हैं। हम आधी रात को छापे मारते हैं, देखते हैं कि मुलाजिम न सिर्फ ये कि किसी के घर पे काम करना तो बड़ी दूर की बात है, ड्यूटी से भी गैर हाज़िर हो तो हम फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। उस पर बाज़ औक़ात मेरी मजबूरियां भी आड़े आ जाती हैं कि लोग पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक सफारश का कल्चर है, लेकिन मैं इस मामले पे अपने मुलाजमीन को मैं कहता हूँ, मैं आपसे कोई डिमांड नहीं है मेरी, मैं कहता हूँ कि अपने टाइम पे, अपने वक्त पे, अपनी ड्यूटी पे आएँ और अपने वक्त पे और अपने टाइम पे जाएँ। बल्कि हम तो इतना जो ऑफिसेज में हमारे पास, चूँकि वो इलेक्ट्रॉनिक वो नहीं था बायोमेट्रिक का सिस्टम हाज़िरी का, तो फिर हमने यहाँ पर पिछले टेन्योर में भी और अब भी यहाँ पर हमने असेंबली का सिस्टम राइज किया है। उसमें सुबह हमारे सीओ साहब मौजूद होते हैं, मैं कम होता हूँ, और हमारे सीओ और वाइस चेयरमैन या हमारे 1-2 काउंसलर सीनियर्स वो आते हैं सुबह यहाँ पे अपने वक्त पे, ठीक 10 मिनट कम 9 पे यहाँ पे होती है। फिर सुबह दुआ होती है, तिलावत होती है, पहले दुआ होती है, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद दुआ के साथ अपनी अपनी फील्ड्स में निकलते हैं। और यही वजह है कि जब हम आते हैं, अल्लाह के फजलो करम से इस बल्दिया का निज़ाम चलना शुरू हो जाता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम से शुरू करते हैं और अपने वक्त पे शुरू करते हैं और लोगों से अपना काम लेते हैं। शहर भर में जगह जगह नाजायज़ तजावुज़ात है, आपके पास बतौर चेयरमैन क्या ऐसा मैकेनिज़्म होगा कि इसका खात्मा मुमकिन हो सके? देखें जी, इस इशू पे बड़े मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए, बड़ी मैंने बातें भी की। शबीर साहब, ये एक ऐसा इशू बन गया है बदकिस्मती से जिसका ताल्लुक़ हमारी इकॉनमी से है बराह रास्त। वो ऐसे है कि, और बिलखुस ये नहीं कि ये अब पैदा हुआ है, तजावुज़ात शुरू से और पिछले अदवार में भी रही हैं।
लेकिन इस वक्त ज़्यादा होने की वजूहात ये हैं कि मुल्क में बेरोज़गारी है, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जो एक घर के, पहले ये होता था कि एक घर के 5, 6, 7 अफराद होते थे तो एक बंदा कमाता था, उनका गुजर होता था। आज घर के 3 अफराद भी हैं तो जब तक वो तीनों काम नहीं करते उनका गुजर नहीं होता। महंगाई इस कदर बढ़ गई, बेरोज़गारी और महंगाई ये सबसे बड़ी वजह है शहरों में तजावुज़ात की। उसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि जहाँ मेरे पास एक रोड पे या जिस जगह को हम मखसूस करते हैं रेडी बानों के लिए, वहाँ पर अगर 30 या 40 ठैये वाले जो लोग हैं, रेडी बान हैं, उनके समाने की गुंजाइश है, अगर 40 बंदों की है तो वहाँ शबीर साहब 140 खड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि शहर में और हर जगह पे लोगों को बेरोजगारी की वजह से जो कुछ भी नहीं कर सकता वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोई एक रेडी ही लगा लूं और शायद मेरे बच्चों को रात को रोटी मुयस्सर आ जाए। जहां पे 2 या 3 हज़ार शहर में रक्षा समाने की गुंजाइश है, हमारे शहर में कैपेसिटी है, अगर सर वहां पे 12,000 रक्षा है, 13,000, ये वो फिगर हैं जो पिछले 20 माह पहले मैं छोड़ के गया था, अब तो उससे ज्यादा होंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि आप एक जगह पे सरकारी, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे बल्दिया अटक के बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट। मैंने उस दिन डीसी साहब के साथ एक मीटिंग हो रही थी तो मैंने उनसे वहां भी यही अर्ज की कि जी, मैंने कहा आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जो काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग बेचारे रात को शाम को अपना रक्षा चलाते हैं। ये हालत उन लोगों की है जो बरसरे रोजगार हैं और अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो लोग, बल्कि आपने देखा होगा कि अटक शहर जैसे एरिया में जहाँ पे के लोग इतने मॉडर्न नहीं हैं, वहाँ पे अब लेडीज़, हमारे शहर में 1-2 हमारी बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, वो बर्गर और शामी कबाब की रेडी लगाई हुई हैं। शबीर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे और आपके घर अगर खाने के लिए 2 वक्त की रोटी हो, सर छुपाने के लिए जगह हो, तो क्या हम अपनी माँओं बहनों को, अपनी बेटियों को बाजार में रेडी लगाने की इजाज़त देते हैं? मुझे बताएं, मैं उन लोगों को कहाँ ले जाऊँ? लोग ऑलरेडी पिसे हुए हैं महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। तो फिर मैं बल्कि मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो लोग आते हैं, अब तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो खैर नहीं हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया की तरफ से लोग आते हैं, मैं उनसे भी ये मुतालबा करता हूँ। मैंने कहता हूँ कि इन रेडीबानों को, इन रक्षे वालों को, इन लोगों को पहले ऑल्टरनेट जगह दें, ये इनको अपनी रोज़गार कमाने के मौके मुयस्सर दें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रियासत माँ होती है, रियासत का काम है कि लोगों को रोज़गार दे, लोगों की इन तकलीफ़ को समझे। और मैं अगर ये जुर्म है तो मैं बरमला इस जुर्म का एतराफ़ करता हूँ कि हाँ, मैं उन लोगों को तब तक नहीं बेरोज़गार कर सकता जब तक कि उनके लिए अल्टरनेट ना हो। लेकिन हमने लोगों को बाज़ार में चलने के लिए और बाज़ार में लोगों को ख़रीदारी करने के लिए, आने वाले लोगों को रास्ता भी मुयस्सर करना है। उसके लिए हम एक जामे पॉलिसी भी तश्कील दे रहे हैं। आज भी इस सिलसिले में मीटिंग हुई है हमारी। उनको हम वक्तन फ़वक्तन रस्तों से पीछे हटाते रहते हैं। लाइंस हमने लगा कर दी हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जहां हमने देखा है कि यहाँ पे ट्रैफिक का या बड़ी गाड़ियों का गुजरगाह कम है, तो वो हमने उनके लिए मखसूस कर दी हैं। कुछ रोडों से बिल्कुल रेडी हमने बैन कर दी है। तो जहाँ तक रक्षों का सवाल है, वो मेरा मैंडेट नहीं है, वो ट्रैफिक पुलिस का है। बल्कि आज ही हम ये बात कर रहे थे कि हम इंशाल्लाह SHO सिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में अफसरान के साथ बैठ के और DSP ट्रैफिक के साथ बैठ के हम ट्रैफिक के मैकेनिज़्म और इसको जामे प्लान के साथ हमने पिछले टेन्योर में किया था। आपको याद होगा कि बहुत से रोड्स को हमने 1 वे किया था ताकि ट्रैफिक का दबाव जो है वो कम हो और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। शहर को साफ़ सुथरा रखने और आवाम को साफ़ पानी फराहम करने के लिए सेंट्री और ट्यूबवेल पर
कितने मुलाजमीन काम कर रहे हैं? मुझे उनका एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो वो आपके साथ शेयर भी की जा सकती हैं और हम बाकायदा उनकी हाज़िरी चेक करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वो उस तनासब से बहुत कम है कि जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि इतने लोगों पे इतने लोग जो हैं वो काम करेंगे। मेरे ख्याल में हमारे पास तो शायद 2000 बंदों पे भी शायद एक बंदा डिप्यूट ना हो, जो कि 200-400 के लगभग होता है, एक फार्मूला है। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे इदारों में मुलाजमीन की तादाद नहीं बढ़ाई गई। हमारा हालांकि हमने तनख्वाहें जो ये बॉडीज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं, टाउन कमेटी होती हैं, ये अपनी इनकम खुद जनरेट करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट का शेयर आता है वो उनको मिलता है और जो हमारी अपनी ग्रांट्स होती हैं, जो एक्साइज से हमारी इनकम होती है, वहाँ से शेयर आता है। हमने खुद अपना बोझ उठाना होता है, लेकिन उसके बावजूद हमें लोग दिए नहीं जाते। स्टाफ बहुत कम है लेकिन मैं अपने उस कम स्टाफ के साथ भी मेरे हौसले बुलंद हैं। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी हुई है, मुझे अल्लाह ताला ने काम करने की सलाहियत भी अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मुझे दी हुई है। और मैं इस थोड़े स्टाफ के साथ, और आप कह सकते हैं कि स्टाफ की कमी के बावजूद हम उनसे वो काम ले रहे हैं और उतना काम ले रहे हैं जो कि एक अगर वो हमारे पास पूरा स्टाफ होता तो हम फिर भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ होना चाहिए। ये मैं कभी भी अपनी कोई बड़ाई नहीं बयान करूँगा कि मैंने सब कुछ 100% ठीक कर दिया है। बहुत कुछ होना चाहिए और जो हम नहीं कर पा रहे वो हम इंशाल्लाह करेंगे। सियासत में आपका एक अपना कद काट है और आप चेयरमैन बल्दिया अटक भी हैं। शहर में बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? ये बदकिस्मती से बहुत बड़ा हमारा अलमिया है और उसकी एक बड़ी वजह अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है। देखें, जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, जब लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, तो फिर डकैती, राहज़नी, स्ट्रीट क्राइम्स, लड़ाई झगड़े आम होंगे। एक दफ़ा शबीर साहब, मैं आपके साथ एक छोटी सा वाक़या शेयर करता हूँ। मैं एक दफ़ा रात को घर से बाहर निकला तो बाहर लोगों का, कुछ बच्चों का शोर था तो मैंने उन बच्चों को कहा कि बच्चों आप क्यों शोर कर रहे हो? वो आपस में शायद खेल रहे थे या लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, बहरहाल शोर था। पास मेरे बड़े भाई जो माशाल्लाह अब बल्दिया अटक के काउंसलर भी हैं, शेख आरिफ साहब, वो खड़े थे। उन्होंने कहा इन बच्चों को कुछ ना कहो। इसकी वजह यह है कि ये अपने घरों को नहीं जा रहे, ये इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं, सुबह उठते हैं माँ बाप की झिड़कें सुनते हैं कि ये काम नहीं करता, इसके पास वो काम है नहीं, रोज़गार है नहीं। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप सो जाएं तो हम घरों को जाएं। वो मुझे बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही कि किसी ज़माने में आपको भी याद होगा कि हमारे इन स्टाफ्स में से ये जो बस स्टॉप हैं, यहाँ पे शहरों पे मुख्तलिफ़ जगह पर कामरा और संजवाल की बसें उठाती थीं अपने मुलाजमीन को। तो वो कहते हैं कि इस बच्चे को अगर पता होता कि सुबह 6 बजे संजवाल फैक्ट्री की बस या गाजी बरोठा डैम की बस या फ़लाँ कामरा की बस या फ़लाँ इदारे की बस मुझे सुबह 6 बजे उठाएगी, तो ये बच्चा रात को 9 बजे सो जाता, 8 बजे, कि इसको गम होता कि मैंने सुबह ड्यूटी पे जाना है। अब वो बच्चे अपने घरों से छुपते फिरते हैं सिर्फ इस वजह से कि वालिदैन उनसे नाराज़ होते हैं, डांटते हैं, वो अपने आप को बेचारे गिल्टी फील करते हैं। और फिर उन्हीं में से कुछ बच्चे जो गलत हाथों में चले जाते हैं, फिर वो जराइम, खुदा न करे कि मेरी आने वाली नस्लें ऐसी हों, लेकिन वो गलत लोगों के हाथों में चले जाते हैं। फिर वो नशे की लानत में बहुत से लोग बेचारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर यही लोग बरसरे रोज़गार हों, उनके पास अपनी रोज़गार हो, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो,
तो ये लोग बेचारे शायद, तो ये एक, मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर क्राइम्स, चोरी, वारदातें, लड़ाई झगड़े, इनकी एक बहुत बड़ी, मैं ये नहीं कहता कि सारी वजह ये है, और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और मुझे ये बात कहने दें कि और इस अनएम्प्लॉयमेंट में पिछले 70 सालों से इतना बुरा हाल नहीं था जो इस हुकूमत के दौर में हुआ है। और अवाम अपनी रोटी रोज़ी को तरस रहे हैं, अवाम अपने मसाइल को तरस रहे हैं, और हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। और फिर एक दूसरी वजह जो फैक्टर मेरे जहन में आया है वो सफारिश कल्चर के निज़ाम को इन्होंने राइज किया है, और जो बंदा भी जहाँ पे भी इनकी तैनाती होती हैं, मैं किसी उसमें नहीं जाता कि मैं लोगों को गलत मैसेज दूं, लेकिन ये बात आम है और मुझे ज़ाती तौर पर भी इन चीज़ों का इल्म है कि बैड गवर्नेंस की वजह से, गलत लोग गलत जगहों पर लगाने की वजह से, सफारिश कल्चर की वजह से, करप्शन की वजह से, जो कि इन 2-2.5 सालों में आम हुई है, तो इदारे तबाह हो गए हैं। पुलिस सफारिश कल्चर की वजह से अपना काम नहीं कर सक रही, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो अपना काम सियासी लोगों की बेजा मुदाखलत की वजह से नहीं कर रही, और फिर कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहर का हाल आपके सामने है, और यही हाल पूरे पाकिस्तान का है। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे या नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर लूँगा। मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने ये बात कही हुई है कि हमने आपको, मेरे भाई कहते होते हैं कि हमने आपको पॉलिटिक्स के लिए वक्फ़ कर दिया है। तो मेरी फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियां जो हैं, मेरी एक हमारा स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है, मेरी फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियां वो माशाल्लाह सारी पूरी होती हैं। मेरे वालिद को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने हमारे बड़े अच्छे एसेट्स बना लिए थे। तो मैं अपने सफ़र को जारी और सारी रखूँगा, और जब तक पार्टी मुझ पे एतमाद का इजहार करेगी, मेरे लीडर, मेरे बड़े भाई जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब, मेरे अपने भाई, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, जब तक ये मुझ पर एतमाद का इजहार करेंगे, मैं इंशाल्लाह अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देता रहूँगा। आपसे आखिरी सवाल करता हूँ, शेख शेर अफजल साहब एक बड़ा नाम था, बड़े ज़ीरक सियासतदान थे, उन्होंने बड़ा मकाम पैदा किया है, क्या उनकी जो जगह है, जो उनका मकाम है, वो आप पूरा कर पाए हैं, वो खला पूरा हो सका है? शबीर साहब पिछले दिनों मेरे एक बहुत मेरे बड़े भाई का दर्जा रखते हैं जनाब राना लियाकत अली ख़ान, उनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। उनके वालिद साहब, मेरे वालिद साहब के साथ कुलीग रहे शेख शेर अफजल साहब और राना इकराम अली ख़ान साहब। जहाँ पे भी इस शहर में बड़े नाम हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, लेकिन इस शहर की सियासत में जहाँ भी कहीं रवादारी, मोहब्बत, इखलाक, ऑनेस्टी का जिक्र होगा, इन दो शख्सियात का, और बिलखुसूस मलिक दोस्त मोहम्मद साहब का, शेख महबूलाई साहब का, और बहुत से मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ तो इनका नाम ज़रूर आएगा। तो उन्होंने, राना लियाकत अली ख़ान साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की उस दिन। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को कहा कि मैं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैंने अपने वालिद की लेगेसी को लेकर चलना है, उसके बाद तुम्हारी जो मर्ज़ी आई आप करना, लेकिन मैंने अपने वालिद की लेगेसी को लेकर चलना है। मेरा भी ये मिशन है कि मुझे अपने बुज़ुर्गों से, अपने कायदीन से जो बुर्दबारी, रवादारी, ऑनेस्टी, जो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स में बुनियादी फैक्टर है और बुनियादी क्वालिटी है जो एक सियासतदान में होनी चाहिए, मैं इसको इंशाल्लाह लेकर चलूँगा। खिदमत का जज्बा है, जब तक करूँगा सियासत अपने अवाम के लिए करूँगा, अपने लोगों के लिए करूँगा, और अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक अमानत समझकर उसको लेकर चलूँगा। यही मुझे विरसे में मिला है, यही मुझे मेरे वालिद, जिनका आपने नाम लिया शेख शेर अफजल मरहूम मगफूर, तो उनकी इस लेगेसी को मैं इंशाल्लाह लेके चलूँगा। और मैं अल्लाह के फजल व करम से, आज तक आप इस शहर के रहने वाले हैं, आप बेहतर बता सकते हैं लोगों को कि अब तक का जो मेरा सफ़र है, मैंने कहाँ तक उसमें
अचीवमेंट्स हासिल की हैं, लेकिन एक बात मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मेरे दामन पे किसी किस्म की भी डिसऑनेस्टी का दाग नहीं है। मेरी सलाहितों में कमी हो सकती है, अल्लाह की देन है, मेरी अपनी पूरी कोशिश रहती है, लेकिन मैं उस लेगेसी को ज़रूर लेकर चलूँगा जो बुज़ुर्गों से मुझे विरसे में मिली है। नाज़रीन, ये थे चेयरमैन बल्दिया अटक शेख नासिर महमूद साहब, जिन्होंने हमें कीमती वक्त दिया और बड़ा मुफस्सल इंटरव्यू दिया है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।